हेलो बच्चों, आपका मिशन एक्सलेंस एकेडमी इलाहाबाद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं राजेश कुमार शर्मा आपको कक्षा 10 की गणित की सिलेबस के विषय में कुछ चर्चा करेंगे और आपको जैसा भी होगा वो मैं आपको रिवीजन कराते हुए या सिलेबस बाय सिलेबस में आपको पढ़ाते हुए जाऊंगा। और एक मुख्य बात ये है कि कौन से चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो भी मैं श्योर करवा दूंगा आपको, और उस तरह से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो आइए फिर हम लोग परिचर्चाएँ करते हैं कक्षा 10 के गणित के सिलेबस के विषय में। ठीक है, सबसे पहले आता है नंबर संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के विषय में जानेंगे हम कि संख्या पद्धति के अंदर हम लोग पढ़ते क्या क्या है, क्या क्या हमको संख्या पद्धति में पढ़ना है, उसके विषय में हम पहले जान लेते हैं। तो देखिए, संख्या पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं ये हम जानेंगे भी। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, संख्या पद्धति की अंग्रेजी होती है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद वास्तविक संख्याएं मीन्स रियल नंबर। अब वास्तविक संख्याओं के विषय में पढ़ेंगे तो इससे पहले हम लोग क्लास 9th में या इसके पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो पहले वास्तविक संख्या से पहले हमको जानना है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। आइए इस पर जानते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या है। प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको हम हमेशा डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में हमको पता है कि जो काउंटिंग करते हैं, गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू डॉट डॉट ऐसे पढ़ते नहीं जाते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट डॉट। ये हमारी होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं के बाद में हमको जानना पड़ेगा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर्स में सब कुछ वही प्राकृतिक संख्या ही होती है होल नंबर, बस फ़र्क सिर्फ इतना इसमें कर देते हैं कि इसी के आगे जीरो इंक्लूड हो जाता है। तो जीरो से लेकर जितनी भी संख्याएं, जितने भी गिनती हम गिनते हैं, जीरो से लेकर जितनी भी गिनतियां गिनेंगे वो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू डॉट। इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब पूर्ण संख्याओं के बाद हम बात करेंगे पूर्णांक की। पूर्णांक का यूज होता है कहाँ, संख्या रेखा। कैसे देखिए, पूर्णांक, पूर्णांक इंटीजर, इंटीजर्स। इंटीजर में हम लोग करते क्या, पूर्णांक के विषय में फिर से हम समझेंगे। पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी, जिसमें प्लस और माइनस हो जाए। जैसे पूर्णांक 0 1 2 3 4 5 6
इसी के जीरो के अगर हम लेफ़्ट साइड बाईं ओर जाते हैं तो होता है -1, -2, -3, -4, -5। तो यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं क्या हो गई? धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं ऋण पूर्णांक। मीन्स माइनस इंटीजर या अपोजिट इंटीजर भी कहते हैं, जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, अर्थात ये धन भी हो सकता है और ऋण भी हो सकता है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अब परिमेय संख्या क्या है। अब परिमेय संख्या के विषय में जानेंगे हम। रेशनल नंबर, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। तो परिमेय संख्या में हम लोग ये देखिए ये संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्याओं में हम लोग जानते हैं कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, या वे संख्याएं जो P/Q यानी भिन्न के रूप में हो, अंश और हर के रूप में हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में हो, वे संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे हम मान लिए कि दो संख्याएं कौन सी हैं? P और Q हैं, और ये होता है P/Q के फॉर्म का। बट ये ध्यान रहे कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमारा जो डिनोमिनेटर है, अंश है, सॉरी हर है, वो 0 नहीं होना चाहिए, जबकि अंश आपका 0 हो सकता है, लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए हर 0? क्योंकि एक एग्जांपल दे के समझिए। अगर कहा जाए कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन 0 एंड 1 एंड 1/0, आंसर दोनों का क्या होगा? तो इसका तो अंश 0 है, तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे 0 ही हो जाएगा। लेकिन अब 1 में 0 से डिवाइड देंगे लाइक दिस इस तरह से, तो क्या होगा? 0 1 जा 0 फिर 1, 0 1 जा 0 फिर 1, 0 1 जा 0 फिर 1। तो ये तो इन्फिनिटी तक चला जा रहा है ना, अनडिफाइंड वैल्यू हो जा रहा है ये। तो ये क्या हो गया? आपका अनंत हो गया। इसीलिए कहा गया कि ये अनंत जा रहा है। लेकिन प्राकृतिक संख्या अनंत नहीं होती हैं, n तक होती हैं। 0 भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 0 क्या होता है? पूर्णांक होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। इसके पहले आप लोग ये तो जानते हैं सम संख्या क्या है, विषम संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं बता ही रहा हूँ। उसके पहले भाज्य संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। अब वास्तविक संख्या, ये तो आपका पीछे का सिस्टम था, पिछली कक्षा में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। फिर उसके बाद में अब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि यूक्लिड एल्गोरिथम लेम्मा, यूक्लिड एल्गोरिथम लेम्मा ये बोला जाता है, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF को ज्ञात करना, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। फिर उसके बाद में पढ़ते हैं अंक गणित द्विघात बहुपदों के गुणांकों पर शून्यांकों के संबंध में, ये हम आगे पढ़ेंगे बहुपद में। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, फिर इसके बाद अभी मैंने जैसे बताया अंक गणित आधारभूत प्रमेय, उदाहरण जैसे कि सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय तो पढ़ लिया, अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्याएं हमको पता होना चाहिए कि परिमेय जब पता है तो परिमेय भी पता होना चाहिए। अपरिमेय संख्या का सीधा सीधा एक कि सबसे पहले तो कोई भी परिमेय संख्या जानते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ाया, हम लोगों ने डिस्कस किया। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये जानना आपको। तो अपरिमेय संख्याएं कि ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल न निकले। जैसे √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, निकलेगा तो 1.4 1 4 1.414 जाएगा। √3 1.732 पॉइंट में आ जा रहा है, तो जिसका वर्गमूल ना निकले। जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। और सबसे मेन बात आप लोग ये जानिए कि किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को चाहे आप जोड़िए
चाहे उसको आप घटाइए, चाहे उसको आप गुणा करिए, चाहे भाग करिए, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही रिजल्ट देगा। फिर से सुनिए, किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए, वो हमेशा क्या बनाएगा? अपरिमेय ही बनाएगा। क्लियर? इसीलिए कहा जाता है कि सिद्ध करो 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपरिमेय है। दो, जैसे ये 2 + √3, तो 2 तो परिमेय दिख रहा है, तो अभी आप कहेंगे सर 2 कैसे परिमेय दिख रहा है? आप तो कहते भिन्न के रूप में होना चाहिए। यस, तो भिन्न के रूप में होना चाहिए, तो यह है नहीं भिन्न। अब ये √3 1, तो ये √3/1, 2/1, तो 2/1 तो आपका परिमेय बन रहा है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या। ये हम आगे आपको जब पढ़ाने लगेंगे एक्सरसाइज से, तो मैं आपको सिद्ध करना भी बताऊंगा इसमें। ठीक है। फिर इसके बाद में परिमेय संख्याओं का शांत या अशांत आवर्ती दशमलव के रूपों में निरूपण। शांत अशांत ये भी पिछली कक्षा में थोड़ा पढ़े हैं कि शांत अशांत क्या है। जैसे 3 के ऊपर ये बार या फिर एक बिंदी लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? अब ये 3 के ऊपर एक बिंदी का मतलब है कि 3 की बहुत बार लिखी गई हुई संख्या। 1, ये 1 और 3 लिखा गया है, तो 3 1 तो वही रहेगा, 3 3 3 3 लिखते चले जाएंगे। ये क्या कहलाता है? अशांत कहलाता है। फिर उसके बाद में भी हम पढ़ेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये शांत है कि अशांत है। इसका भी मैं आपको बड़ा ही अच्छा ट्रिक बताऊंगा उसको। ये तो केवल और केवल आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके सिलेबस के विषय में। हाँ, इस चैप्टर से देखिए, इसमें हमको पढ़ना क्या होता है? वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ाएंगे हम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा HCF LCM ये सब याद करना हो, कैसे हम जानेंगे? वैसे तो पुराने सिस्टम से जानते हैं, जैसे पढ़ चुके हैं अंकगणित में, लेकिन यूक्लिड जब आएगा कि आप 34 और 37 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा HCF याद करिए, तो आपको वो प्रमेय आना चाहिए। वो मैं प्रमेय आपको बताऊंगा और बहुत ही सरल है, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे उसको। फिर उसके बाद में परिमेय और अपरिमेय संख्या से √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद में परिमेय संख्याओं का शांत और अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में निरूपण करना है, कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। ये इस चैप्टर से संख्या पद्धति से आपका 5 नंबर श्योर है, 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं बहुपद। दूसरा जो आपका चैप्टर है वो क्या है? बहुपद। दूसरा चैप्टर बहुपद, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स, बहुपद। अब बहुपद में हमको बहुपद है क्या? तो बहु मतलब बहुत पद, जिसमें अनेक पद हों, वो क्या है? बहुपद है। फिर उसके बाद में बहुपद में अनेक पद हैं, बहुपद हैं। अब कोई भी समीकरण लिखिए, जैसे ax³ + bx² + cx + d, ये एक बहुपद है। या ax² + bx + c एक बहुपद है। 5x ये एक बहुपद है। x ये एक बहुपद है। अब बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों, जैसे पहले बहुपद के शून्यांक, इसमें पढ़ना होता है बहुपद के शून्यांक। ये सब हम आपको बताएंगे कि शून्यांक क्या है। फिर आप पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्यांकों के बाद में द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों में संबंध के मध्य क्या संबंध होता है? द्विघात मतलब जिसकी घात 2 हो, जैसे 2x² + 5x + 6, ये कैसा बहुपद है? द्विघात, क्योंकि इसके ऊपर कितने घात लगे हैं? 2 घात है ना, इसलिए द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के शून्यांकों को
हम लोग जीरोज बोलते हैं अंग्रेजी में, और कुछ हम लोग बोलते हैं मूल, शून्यांकों या मूलों भी लिखा जाता है। द्विघात बहुपद के मूलों के या शून्यांकों के योग तथा गुणनफल में संबंध, ये हम बताएंगे आपको क्या होता है द्विघात बहुपद के शून्यांकों के योग तथा गुणनफल में संबंध। तो द्विघात बहुपद के शून्यांकों के योग तथा गुणनफल में संबंध ये जानना है हमको, और उसके बाद में विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न रहेंगे। लेकिन आपका मेन यही रहेगा, बहुपद में हम लोग यही मेन पढ़ेंगे। बहुपद आपका बीजगणित के अंतर्गत आता है, जिसमें बहुपद रहेगा, द्विघात समीकरण रहेगा। बहुपद और द्विघात समीकरण, पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ जानिए कि जितना आपको बताया जाए आप उतना समझने की पूरी कोशिश करिए, और बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको समझ में भी आएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं आपको इसके प्रॉब्लम बताऊं और आपके समझ में ना आए। अगर नहीं आता है तो आप नंबर आपके व्हाट्सएप स्क्रीन पर रहेगा, ये व्हाट्सएप स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको शेयर करिए, लाइक कर दीजिए यदि आपको पसंद आए तो। लेकिन अभी तो केवल मैं चर्चा कर रहा हूँ इसको कि क्या क्या हमको पढ़ना है। अब बहुपद हो गया, बहुपद के बाद आता है द्विघात समीकरण। अब बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है? समीकरण में जीरो लग जाता है इक्वल के बाद, ये तो आप जानते ही हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आप कहेंगे ये बहुपद है, तो हाँ ये बहुपद है, लेकिन अगर यहीं जीरो लग गया तो अब ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण, बहुपद में यही दोनों चीज़ पढ़ने हमको में, बहुपद के शून्यांक और द्विघात बहुपदों के शून्यांकों तथा गुणनफल में संबंध। अब बहुपद के बाद हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण कि जो अगला चैप्टर आपका है वो है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्वि मतलब दो, दो घात के जो समीकरण है। द्विघात समीकरण का जो जनरल फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, यह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये इसका क्या होता है? जनरल सामान्य रूप है। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है। इसी से ये प्रूव होता है, आप जो आगे पढ़ेंगे श्रीधराचार्य जी का सूत्र, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये मैं आपको प्रूव करके भी बताऊंगा, और इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। हर द्विघात समीकरण में जो x के मूल ज्ञात करने होंगे या शून्यांक ज्ञात करने होते हैं, उसको आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, और एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा भी जाता है कि सूत्र का प्रयोग करके, तो आप सूत्र का प्रयोग करके बताएंगे। फिर उसके बाद में अब इसके बाद द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सामान्य ये हो गया। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि पूर्ण वर्ग बना के x के मान ज्ञात करिए, या x के मूलों को ज्ञात करिए, या x के शून्यांकों को ज्ञात करिए सूत्र का प्रयोग करके। सूत्र कौन सा? यही सूत्र होता है कि ये होता है श्रीधराचार्य जी का सूत्र, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा, बताऊंगा। और इस सूत्र से कोई भी आप द्विघात समीकरण के x के मान आसानी से निकाल सकते हैं। एक तो गुणनखंड विधि जानते ही हैं कि जैसे लिख देता है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के x के मान ज्ञात करिए,
तो क्या करते हैं, 6 का ऐसा फैक्टर गुणनखंड करते हैं कि यहाँ क्या है प्लस, तो जोड़ने पर 5 आ जाए, तो 2 तिहाई 6 या 3 दूनी 6, 2 और 3 5 या 3 और 2 5 मिल जाता था। ये मिल जाएगा आपको जब सॉल्व करेंगे x + 2 x + 3 यही मिलेगा। बाद में इसको जब सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू मिलती है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। तो ये गुणनखंड विधि है, ये सूत्र से करना है। और इस सूत्र को कभी कभी देगा, इसी को आप पूर्ण वर्ग बना के हल करिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये पूर्ण वर्ग बना के हल करके ही मैं आपको ये फार्मूला सिद्ध करके दिखाऊंगा। और इसका कभी कभी इसमें एक और आता है, विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट। विविक्तिकर का फार्मूला क्या है, तो विविक्तिकर का जो फार्मूला है वो होता है D = B² - 4AC। अब इन्होंने इसका हमको कम से कम 3-4 नियम जानना होता है। 3 नियम क्या होते हैं, जब मूल आपके वास्तविक रहेंगे तभी ये सूत्र का प्रयोग। देखिए ये और ये, हम इसको अगर यहाँ से हटा दें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर हटा दिया जाए तो ये D ही तो है। मूल वास्तविक रहेंगे तभी हम ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये मैं जब पढ़ाऊँगा आपको एक्सरसाइज चैप्टर, तो मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलूँगा। अभी तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि पढ़ना कितना है। अब क्या क्या हमको पढ़ना होता है, द्विघात समीकरण और बहुपद से हमारा जो आता है पूरी बीजगणित में, ये आता है टोटल दोनों को मिला के जो बीजगणित है। बीजगणित में देखिए वो 5 नंबर का था, इस बीजगणित में आपको मिलेगा 18 नंबर का ये आपको मिलेगा बीजगणित में। बीजगणित के अंतर्गत बहुपद, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। अब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को जानना है। बहुपद जान गए, द्विघात समीकरण जान गए और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 3 चैप्टर आप तैयार करेंगे तो आपका 18 नंबर क्लियर हो पाएगा। बात करते हैं किसकी, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको बहुत पहले हम लोग पढ़ते थे युगपत समीकरण के नाम से, इसको हम लोग युगपत समीकरण भी कहते थे। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण जो आपका चौथा होता था, ये था 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। अब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है जिसमें 2 चर हैं, जैसे कहा जाए कि 2x + y = 3। फिर एक समीकरण लिखा जाए कि 3x - y कुछ, हाँ कुछ भी लिख दीजिए 12। तो देखिए ये एक समीकरण बन गया, ये 2 समीकरण। अब 2 समीकरण नहीं मिल गए, 2 चरों वाले 2 चर हैं, एक चर x है, दूसरा चर y, यहाँ भी एक चर x दूसरा चर, और 2 समीकरण भी बन गए आपके। तो अब इसको हल करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं 4 तरीके इसके पढ़ते हैं। पहले तो ग्राफीय विधि, पहला आलेखीय विधि या ग्राफीय मेथड। आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि, पहला तो पढ़ते हैं इसको हम आलेखीय विधि। आलेखीय कहिए चाहे ग्राफिक मेथड कहिए, आलेखीय विधि, ठीक, ग्राफ बना के। फिर उसके बाद में इसके चारों तरीके सॉल्व करने के। दूसरा तरीका इसका क्या, प्रतिस्थापन विधि, इसको ग्राफिक मेथड कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। भाई 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, जिसमें 2 चर हों और 2 समीकरण बने हों। एक चर आपका दिख रहा है कि 2 आपका एक गुणांक है किसका, यक्स का। तो यक्स क्या है आपका, एक चर है।
दूसरा y है आपका, y भी एक चर है। अगर कहा जाए कि y का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, तो आप बता देंगे कि y का 1 है। तो इस तरह से दो समीकरण, दो चर बन गए आपके। अब इसको जैसे इस तरह से समीकरण आपको मिलेगा, तो उस समीकरण में आपको ये ध्यान देना होगा कि किस विधि से कहा है। इसको हम लोग 4 विधियों से हल करते हैं। एक आलेखीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि, तीसरा हम पढ़ते हैं इसको कौन सा, विलोपन विधि, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर देना, विलोपन विधि। और चौथा पढ़ते हैं हम लोग वज्र गुणन विधि, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन विधि। ये 4 तरीकों से ये सॉल्व होता है और सब में x की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी चारों तरीकों से। ग्राफिक मेथड, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये चारों विधियों से हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे अब ये तीनों मिला के, मतलब आपका जो बीज गणित हुआ, अलजबरा, बीज गणित में हमने सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, 1 नंबर पहले बहुपद, दूसरा नंबर द्विघात समीकरण, तीसरा नंबर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इन तीनों से मिलके मिलता है हमको कितना, 18 नंबर। ये तीनों तैयार करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18 नंबर का आपका ये तैयार। अब इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, समांतर श्रेणी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणियाँ क्या है, 5वां चैप्टर आपका रहेगा समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ। कभी कभी श्रेणियाँ अड़ न बना के क्या लिख दिया जाता है, श्रेणियाँ, इस तरह से ये भी सही है, वो भी सही, समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणियों के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है, उसकी व्युत्पत्ति, समांतर श्रेणी का n वां पद एवं उसकी व्युत्पत्ति। पहले ये पढ़ना है कि समांतर श्रेणी का n वां पद एवं उसकी व्युत्पत्ति, ये पढ़ना होता है। फिर दूसरा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल एवं उसकी व्युत्पत्ति, और सामान्य जीवन पर आधारित हल करने के कुछ अनुप्रयोग रहेंगे। सामान्य जीवन, दैनिक जीवन में जब हम लोग उपयोग करते हैं तो उसका भी कुछ अनुप्रयोग इसमें रहेगा। समांतर श्रेणी के n पदों का, ये तो n वां पद मतलब गुणन हो गया। अब योगफल की समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को हम AP भी लिखते हैं, ऐसे AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल एवं उनकी व्युत्पत्ति, एवं उसकी व्युत्पत्ति। ये n वां पद और n पदों का योगफल। फिर इसमें जो भी रहेंगी हम आपको बताएंगे उसको, ये दोनों पढ़ना है। और सामान्य जीवन पर आधारित कुछ उदाहरण या अनुप्रयोग रहेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। उसके बाद अब हम आते हैं त्रिभुज, ट्रायंगल में।
पांचवा के बाद छठवां आपका आता है त्रिभुज। त्रिभुज, अब त्रिभुज की चर्चा करेंगे हम। तो त्रिभुज तो जानते हैं कि त्रिभुज होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कक्षा 9 में या पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि त्रिभुज जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजाएं बराबर हो और एक भुजा बराबर न हो। और उसके बाद तीसरा विषमबाहु, जिसकी सभी भुजाएं असमान, समान न हो, वो विषमबाहु। समबाहु त्रिभुज को हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं अंग्रेजी में। समद्विबाहु को आइसोसेलेस और विषमबाहु को स्केलन ट्रायंगल बोला जाता है। सॉरी, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज में हम लोग जानेंगे कि समरूप त्रिभुज क्या है, उसकी परिभाषा बताना है। समरूप त्रिभुज उदाहरण और प्रति उदाहरण दोनों आपको बताएंगे समरूप त्रिभुज के लिए। समरूप त्रिभुज, अब त्रिभुजों की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा के संबंध में ये सब रहेंगे आपको। और त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के विषय में बताया जाएगा इसमें। त्रिभुज में हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। और इसी त्रिभुज में आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आते रहेंगे पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय का भी हम आपको उत्पत्ति देंगे। हाँ, इस त्रिभुज में सबसे इम्पॉर्टेंट इसका प्रमेय ही होता है। प्रमेय में सबसे पहला प्रमेय हम लोग पढ़ते हैं थेल्स। थेल्स का प्रमेय क्या है? ठीक, थेल्स के प्रमेय में वो पूरा प्रूफ हम कराएंगे। थेल्स के प्रमेय में कहते हैं कि आधारभूत समीकरण क्या है त्रिभुज का, ये आपको मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद में यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है कि नहीं होता, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद में वृत्त संबंधी थोड़ा आ जाता है इसमें कि वृत्त या वृत्त की स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु के बारे में बताएंगे और उनकी वृत्त की रचनाएं बताएंगे। वृत्त बहुत ही आसान है, त्रिभुज भी बहुत आसान है। बस जैसे जैसे क्लास चलती रहेगी, जैसे जैसे मैं वीडियो डालता रहूँगा उसको आप देखते रहेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में जानते हैं थेल्स का प्रमेय पढ़ना है, उसका अपोजिट प्रमेय भी है। फिर उसके बाद त्रिभुज के प्रकार से मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ समरूपता से, उसकी त्रिभुज की समरूपता की कसौटी जो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि यस 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 भुजा 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 कोण अभिगृहित क्या है, साइड एंगल साइड यस यस क्या है, ए क्या है, ये सब आपको जानना है। ये सब मैं आपको बताऊंगा। और आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ यस होता है, यहाँ ए यस होता है, यहाँ पर ए होता है, ये कैसे हो गया, ये मैं नहीं समझ पाता हूँ। तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे आप जान लेंगे, तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी क्राइटेरिया लगी है। बड़ा ही आसान होता है ये। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो आपका है वो आता है आपका 12 नंबर का। त्रिकोणमिति आपका 12 नंबर का आता है। तो अब त्रिकोणमिति में जानते ही हैं, बहुत पहले तो पढ़ाया जाता था 9th में, अब नहीं है, अब 10th में आप पढ़ेंगे। अब त्रिकोणमिति के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, तीन कोणों से घिरी हुई आकृति जो एक दूसरे को स्पर्श करती रहे, वो क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है।
त्रिकोणमिति में सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? समकोण त्रिभुज की होती है। समकोण त्रिभुज में यहाँ एक कोण 90 अंश का हो गया ABC। अब यहाँ पर अगर आप थीटा देते हैं तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर आप कोण C को ले रहे हैं, थीटा देते हैं तो थीटा, तब आपका ये वाला पोर्शन, इस कोण के सामने वाला पोर्शन क्या होता है? लंब, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और समकोण के सामने वाले को कहते हैं हम क्या? कर्ण। ये तो आप लोग जानते ही हैं। और जिस पर ये कोण बेस रहता है वो क्या होता है? आधार। इसको हाइपोटेनस, इसको बेस। अब अगर थोड़ी देर के लिए मानिए हमने यहाँ पर कोण दे दिया, समकोण तो है ही है ये, तो अगर हम यहाँ पर कोण देंगे तो कोण के जस्ट सामने वाला ही लंब होता है, ये आप हमेशा जानेंगे। तो ये इस पर हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे भी। अभी तो हम केवल आपको बता दे रहे हैं सिलेबस में क्या क्या है। और ये 12 नंबर का त्रिकोणमिति आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति अनुपात 0 अंश और 90 अंश के बीच का संबंध, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान जैसे sin 30 अंश का मान, sin 45 अंश का मान, cos 120 अंश का मान, इन सब मानों को हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। और एक होता है त्रिकोणमिति सौर समीकरण, यही समझना आपको बहुत जरूरी है। त्रिकोणमिति सौर समीकरण, सौर समीकरण और समीकरण में दो अंतर, क्या क्या अंतर है दोनों? सौर समीकरण का मतलब होता है कि एक पक्ष को लीजिए और दूसरे पक्ष को हल कर दीजिए, दोनों पक्ष एक दूसरे के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। कहते नहीं LHS RHS के बराबर होना चाहिए, तो ये सौर समीकरण है। लेकिन समीकरण में ऐसा नहीं होता है, समीकरण में मान निकाला जाता है, न कि उसको सिद्ध किया जाता है। जैसे कहा जाए सिद्ध करिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये क्या है? सौर समीकरण है कि सौर समीकरण है? तो अब यहाँ पर विखंडन हो गया ना कि इस एक प्रकार से क्या है, समीकरण तो बनेगा नहीं। समीकरण में मान कैसे निकालेंगे? समीकरण दोनों पक्षों को लेकर हल होगा। तो ये आपका क्या है? सर्व समीकरण है। सर्व समीकरण में हमको LHS को लेना है और RHS ले आ देना है। फिर इसके बाद में ऊंचाई और दूरी की बात करें। ऊंचाई दूरी में उन्नयन कोण अवनमन कोण को जानना होता है। उन्नयन कोण का मतलब होता है नीचे से, कोई छत पर खड़ा व्यक्ति है, नीचे से ऊपर देखना, उन्नयन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा है और आपको देख रहा है नीचे, तो क्या हो गया? अवनमन कोण हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए कि ये जितनी भी घटनाएं होंगी वो समकोण त्रिभुज के अंदर ही होंगी। समकोण त्रिभुज से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर समकोण त्रिभुज से अधिक हो गया तो वो फिर ऊंचाई दूरी के सवाल को हल नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद में ये त्रिकोणमिति आपका 12 अंक का रहेगा, त्रिकोणमिति 12 अंक का रहेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल मिलेंगे, शंकु मिलेंगे, बेलन मिलेंगे, घन, घनाभ, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मेंसुरेशन आप लोग क्लास 9th में कुछ पढ़ चुके हैं। क्यूब, क्यूबॉइड मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा, कोन मिलेगा, स्फेयर मीन्स गोला भी मिलेगा। यहाँ वृत्त से नहीं, वृत्त और गोले में अंतर होता है, वो जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप समझ लीजिएगा कौन सा अंतर है वृत्त और क्या गोले में क्या अंतर है। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन, किसका? चाहे वो शंकु हो, चाहे वो बेलन हो, चाहे वो गोला हो, चाहे वो अर्धगोला हो, चाहे वो ठोस बेलन हो या फिर खोखला बेलन हो, होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर। इसमें आपका एक चीज़ बड़ा रहता है, शंकु का छिन्नक, फ्रस्टमापक कोण। इसके क्वेश्चन बहुत ही अधिक आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। ये 6 नंबर में इसके क्वेश्चन आते हैं फ्रस्टमापक कोण के। इज दैट क्लियर? फिर आगे लास्ट आप पढ़ेंगे, ये आपका 10 अंक का आता है मेंसुरेशन। अब उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे सांख्यिकी तथा प्रायिकता, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत सांख्यिकी में हम लोग करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। ये दैनिक जीवन में बड़ा ही प्रयोग होता है इसका।
कहाँ पर, जब कहीं चुनाव उनाव में जिसकी ड्यूटी लगती है, अपने भारत में कितने राज्य हैं और उनको क्रमवार उनकी जनसंख्या के क्रम से आप उनको लिखते चले जाइए, ठीक कि कौन सी राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से आप इनका माध्य इसी से निकाला जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं समांतर माध्य, औसत माध्य, माध्यिका या माध्यक जिसको बोलते हैं। फिर इसके बाद में इसके बहुलक, ये आपका आता है किसमें, सांख्यिकी में। और प्रायिकता की हम आपको बताएंगे सैद्धांतिक परिभाषा क्या है और प्रायिकता का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और इस पर एक घटना पर आधारित एक सामान्य प्रश्न भी होता है, ये भी। तो ये दोनों मिला के आपका 10 अंक होता है। इस तरह से 30 अंक को प्रोजेक्ट कार्य और जो प्रैक्टिकल हम आपके कॉलेज या स्कूल से मिलते वो रहता है, सबको एग्रीगेट किया जाता है। टोटल कैलकुलस करेंगे तो आपका मिलता है 70 + 30 = 100। आपके लिए आज इतना ही सिलेबस हो चुका है बच्चों। हाँ, एक बार आप लोग इसको ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर अगली क्लास में हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। धन्यवाद।